स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी डिसऑर्डर्स, जितनी भी बीमारियां होती हैं, यूजुअली वो स्किन के बाहर दिखने वाली होती हैं या उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। ऐसा समझाया जाता है पेशेंट्स को कि उसकी चिंता ना करें, इससे आपकी नॉर्मल लाइफ इतनी इफेक्ट नहीं हो रही है। बट वहीं पर कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से एक्चुअली पेशेंट्स को बहुत पेन या बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होते हैं। ऐसी ही एक बीमारी है सोराइसिस। आयुर्वेद में जहाँ पर स्किन डिसऑर्डर्स की बात करी गई है तो ये कहा गया है कि अगर किसी स्किन डिसऑर्डर को आप नाम से नहीं भी पहचानते हैं तो वो जैसा दिख रहा है या जैसा आपको उसकी संप्राप्ति यानी कि उसमें जो भी पैथोलॉजी है, मतलब जिसकी वजह से बीमारी आ रही है, आप उसे ट्रीट करें और नाम देने की चिंता ना करें। बट अगर मैं स्पेसिफिकली सोराइसिस की बात करूं तो शास्त्रों में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स में इसके 2 से 3 नाम हैं जो कि इसके जैसे जैसे लक्षण हमें दिखते हैं वैसे वैसे नाम से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक नाम है सिद्म कुष्ठ, एक नाम है एक कुष्ठ और कई लोग इसको किटिप भी कहते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो दोष इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हम सभी बात दोष या टिश्यूज जैसे रक्त की बात कर रहे हैं, तो रक्त की दुष्टि और वात और कफ दोष की प्रधानता की दुष्टि जब होती है तो ये बीमारी होती है। ऐसे तो तीनों ही दोष इस बीमारी में इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से ये बीमारी जब आपको जिस दोष की प्रधानता में दिखती है वैसे वैसे उसका नामीकरण करा जाता है। बट अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज के लिए आयुर्वेद में कुछ नियम या कुछ प्रिंसिपल सेट करे गए हैं जिसकी बात मैं आगे करूंगी। अब अगर मैं बात करूं मॉडर्न साइंस की, कि अगर आप किसी मॉडर्न डॉक्टर से मिलते हैं या मॉडर्न तरीके से अगर आप इसका इलाज कराने गए हैं तो आपको कहा जाएगा कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी कि आपके खुद का ही इम्यूनिटी जो है आपका दुश्मन बन गया है। आपके खुद के ही सेल ओवर रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब ओवर प्रोडक्शन उनकी हो रही है जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा बन रही है। अब अगर इसके लक्षण की हम बात करें सोराइसिस की तो इसमें 2 ऐसे साइंस हैं जिससे कंफर्म होता है या बिल्कुल एक कंफर्मेशन आ जाती है कि आपको कोई और स्किन डिसऑर्डर नहीं है, सोराइसिस ही है। पहला है ऑस्पिट साइन। इसका मतलब कि अगर आप अपनी स्किन पे जो वो लेयर बन रही है जो बीमारी की, उसको अगर आप कुरेद देते हैं, मतलब छील देते हैं, हाथ से छीला जाए तो उसके नीचे से बहुत छोटी छोटी खून की ऐसी ड्रॉपलेट्स सी दिखती है ब्लड की, तो ये एक साइन पॉजिटिव है कि ये सोराइसिस है। और सेकेंडली एक होता है वहाँ पर कैंडल ग्रीस साइन, जैसे कि जो मोमबत्ती की एक शाइन होती है ना, तो वैसे ही जैसे ये जो सोराइसिस की जो हमारी लेयर होती है अगर उसे हटा दिया जाए हाथ से तो स्किन में ऐसे एक थोड़ी सी शाइन बनती है जैसे कैंडल पे होती है। तो ये 2 साइन अक्सर दिखते हैं सोराइसिस में जहाँ पर पेशेंट्स अफेक्टेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो स्कैल्प में होता है, स्कैल्प सोराइसिस जिसे कहा जाता है, जिसे अक्सर बहुत सालों तक लोग इग्नोर कर देते हैं डैंड्रफ समझ के। बट डैंड्रफ और स्कैल्प सोराइसिस में बहुत फ़र्क होता है, दिखने में भी और ऑफकोर्स ट्रीटमेंट में भी। उसके बाद ये बॉडी के बहुत से हिस्सों में पाया जाता है, अक्सर हाथों, हथेलियों में, पैरों में, पंजों में, बेसिकली आपके घुटने के ऊपर। तो बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली सोराइसिस होता है और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है तो कभी कभी पूरे शरीर में भी होता है। अब ये दिखता कैसे है? एक्चुअली इसमें जो स्किन है उसमें से परतें उतरती हैं। स्टार्ट भले ही ये किसी लाल दाग की तरह या खुजली की तरह, नॉर्मल खुजली की तरह भी हो सकता है, रैशेस बेसिकली इसके होते हैं और धीरे धीरे वो जुड़ के एक बड़ा रैश भी बन सकता है और उसके ऊपर से स्किन उतरती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम नाम डिसाइड करते हैं जैसे जैसे दोष वहाँ पर ज़्यादा प्रधान होता है। तो अगर आपको खुजली बहुत ज़्यादा है सोराइसिस में तो इसका मतलब कफ दोष की प्रधानता है वहाँ पर। अगर आपको वहाँ पर लालीपन बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है तो पित्त दोष की प्रधानता है, और अगर आपको वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो वात दोष की प्रधानता है। अगर मैं इसकी चिकित्सा की बात करूँ तो मॉडर्न साइंस में इसके लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, बहुत सी क्रीम्स, बहुत से लोशंस बताए जाते हैं और अगर कुछ भी आराम ना आए तो स्टीरॉयड्स भी दिए जाते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स इनका लंबे समय तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर या किडनी पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में चिकित्सा जो है वो मेनली 2 या 3 तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले है शोधन चिकित्सा, जहां पर हम पंचकर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी अगर हम स्पेशली देखें तो वमन चिकित्सा बहुत फ़ायदा करती है, बट दोषों के हिसाब से हमें विरेचन या बस्ती ये भी बहुत फ़ायदा करती है। इसी में हम एक तक्रधारा नाम से ट्रीटमेंट होता है जो पंचकर्म में बहुत ज़्यादा सोराइसिस पेशेंट को एडवाइस किया जाता है,
जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके बाद आती है शमन चिकित्सा। शमन यानी कि हम जो शोधन यानी क्लेंजिंग होने के बाद मेडिसिन से, चाहे वो हमारी काढ़े हों, टैबलेट्स हों, लिक्विड्स हों, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं आयुर्वेद में जो कि इस डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और सबसे एंड में आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करते हैं, बिकॉज जब इतनी पेन, इतनी जलन और स्किन में इतने ज़्यादा आपको ये स्क्रैचेस या जितना कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होते हैं, बड़ी जाहिर सी बात है कि चिंता तो होती ही है। पर अगर चिंता को मैनेज कर लेते हैं तो इलाज पॉसिबल है।